तो दोस्तों आप सब लोगों को पता ही होगा कि इंडियन नेवी के लिए 6 कल्वेरी क्लास के सबमरीनों को खरीदने के बाद अब और 6 एडवांस डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत खरीदने के लिए तैयारी किया जा रहा है। एक तरफ जहां पे इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में कई सालों के डिले हो चुका है, तो वहीं पे इससे पहले खबर आ चुका है कि सबमरीनों के टेंडर से जर्मनी अपने आप को बाहर कर चुका है। जबकि अब और एक बहुत बड़ा झटका इंडिया को तब मिला जब रशिया की तरफ से प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया गया। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि रशिया क्यों इंडियन नेवी के P75I के प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया है, जबकि साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में ऐसा क्या क्लॉज है जिसके वजह से कई सारे देश भारत के इस सबमरीन के प्रोजेक्ट में हिस्सेदारी निभाना नहीं चाहता। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों इकोनॉमिक्स टाइम्स के एक रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में खुलासा किया गया कि रशिया इंडियन नेवी के द्वारा जो 6 डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीनों को खरीदने के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाया जा रहा है, मतलब प्रोजेक्ट 75I के जो प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर है उसका हिस्सा नहीं बनेगा। और रशिया की तरफ से यह भी जानकारी दिया जा चुका है कि रशिया इस बात का जानकारी इंडिया के अधिकारी या फिर कहे तो गवर्नमेंट के उच्च अधिकारियों तक पहुंचा चुका है। बेसिकली दोस्तों ये जो सबमरीन प्रोक्योरमेंट प्लान या फिर कहे तो प्रोजेक्ट 75I है, यह असल में 6 नया सबमरीनों को खरीदने के इंडियन गवर्नमेंट का एक प्रोजेक्ट है जो कि करीबन 43,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है ये ऑलरेडी कई साल डिले हो चुका है, पर फिर भी बताया जा रहा है कि फॉरेन कंटेंडर और जो लोकल कंपनी है जिसके बीच में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मोड में इन सबमरीनों को बनाया जाना है, उनके द्वारा और समय का अपेक्षा किया जा रहा है। बेसिकली रशिया की तरफ से इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत भारत को अपग्रेडेड किलो क्लास के सबमरीनों का भी ऑफर किया गया था, जो कि एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन नेवी में सबसे अधिक मात्रा में इस्तेमाल होने वाले सबमरीन है। पर अब रशिया इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल इसीलिए कर रहा है क्योंकि रशिया का मानना यह है कि वो फिलहाल भारत के टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकता और टेक्नोलॉजिकल कारण की वजह से ही अपने आप को फिलहाल इससे दूर रख रहा है। दोस्तों इस बात का जानकारी रशिया के रोसवरण एक्सपोर्ट के अधिकारी के द्वारा इकोनॉमिक्स टाइम्स को दिया गया था। बेसिकली सबसे पहले रशिया के तरफ से ही इंडियन नेवी के इन सबमरीनों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अपने प्रोजेक्ट 667E सबमरीन या फिर कहे तो इसके बेस पे निर्माण किए जाने वाले अमूर 1650 क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया गया था। पर रशिया के पास RFP मतलब रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल पहुंचने के बाद और इसे सही ढंग से स्टडी करने के बाद रशिया टेक्निकल कारणों की वजह से इस प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल किया। दोस्तों माना जा रहा है कि इसके पीछे टेक्निकल कारण के साथ साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के टर्म्स एंड कंडीशन भी हो सकता है जो रशिया फिलहाल फुलफिल नहीं करना चाहता है या फिर नहीं कर पा रहा है। जबकि दोस्तों इससे पहले भी जर्मनी ने इंडियन नेवी के इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर चुका है। उस दरमियान जर्मनी की तरफ से अपना पक्ष रखते हुए बताया गया था कि टेंडर में भारत की तरफ से जो टेक्नोलॉजिकल रिक्वायरमेंट का बात कहा गया है और जिस टर्म्स एंड कंडीशन के साथ इसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का मुद्दे को उठाया गया है वो जर्मनी के द्वारा फुलफिल करना पॉसिबल नहीं है। बेसिकली जर्मनी इस टेंडर में बजट को लेके और जर्मनी के द्वारा भारत को दिए जाने वाले टेक्नोलॉजी को लेके सहमत नहीं था और इस वजह से ही अपने आप को इस प्रोजेक्ट से दूर रखा है। जबकि दूसरी तरफ सुनने को यह भी आ रहा है कि साउथ कोरिया के कंपनी के सामने भी लगभग इसी तरीके का मुश्किल है और साउथ कोरिया को कुछ आवश्यक कंपोनेंटों के टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को लेके परेशानी आ सकता है। दोस्तों बेसिकली प्रोजेक्ट 75I में रशिया को एक महत्वपूर्ण भागीदार के रूप में देखा जा रहा था, क्योंकि ऑलरेडी इंडियन नेवी में रशियन ओरिजिन बड़े बड़े सबमरीन इस्तेमाल हो रहा है और रशिया भारत को इसके अलावा भी कई तरीके के आधुनिक और उन्नत मात्रा के हथियार प्रोवाइड करता है जो कोई भी देश अन्य देश को नहीं देता है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर रखने के बाद रशिया की तरफ से अपने सबसे टाइम ट्रस्टेड सबमरीन प्रोजेक्ट 636 और प्रोजेक्ट 877 के ऑफर भारत को किया गया है। बेसिकली रशिया अपग्रेडेड इन सबमरीनों को इंडिया की आवश्यकताओं को देखते हुए ऑफर कर रहा है और साथ ही साथ रशिया का यह भी कहना है कि इस तरीके के सबमरीनों की वजह से इंडिया के जो डिप्लीटिंग स्ट्रेंथ है या फिर कहे तो सबमरीनों की जो कमी महसूस इंडिया को हो रहा है उससे इंडिया अपने आप को बचा सकेगा। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो सबमरीनों के प्रोजेक्ट से एक के बाद एक कंपनी अपने आप को जो विड्रॉल कर रहा है उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि हाल ही में ही इस प्रोजेक्ट में ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर का एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम को जोड़ा गया है। जबकि इससे पहले माना जा रहा था कि प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जिन सबमरीनों को खरीदा जाएगा उसमें स्वदेशी एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों का इस्तेमाल होगा और संभावित AIP सिस्टमों के ना होने के कारण जहाँ पे कुछ देश प्रोजेक्ट से अपने आप को दूर कर रहा है तो वहीं पे ऐसे इक्विपमेंटों के टेक्नोलॉजी ऑफ ट्रांसफर के क्लॉज को लेके कुछ देशों के कंपनियों के अपने गवर्नमेंट के साथ मतभेद होने के कारण शायद यह प्रोजेक्ट आगे नहीं बढ़ पा रहा है। पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट में इससे पहले भी कई सारे देश अपना इंटरेस्ट भी जता चुका है और बाद में प्रोजेक्ट से अपने आप को विड्रॉल भी कर चुका है। दोस्तों जब पहली बार प्रोजेक्ट 75I सबमरीनों के ऊपर ऑफिशियली चर्चा शुरू हुआ तो करीबन 6 देशों के बड़े बड़े कंपनियों की तरफ से इंडियन नेवी की इस आवश्यकताओं को
पूरा करने के लिए अपना इंटरेस्ट जताया गया, जबकि रिपोर्टों के मुताबिक अब 6 में से 5 कंपनी प्रोजेक्ट 75I के दावेदारियों से अपने आप को पीछे हटा चुका है। और इसके पीछे जहां पे एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों को लेके मुद्दे है, तो वहीं पे माना जा रहा है कि रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में जो कमर्शियल टर्म्स को रखा गया है वो भी एक बड़ा कारण है। जबकि इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण कारण है, इन 6 कंपनियों में से कुछ ऐसे भी कंपनी है जो भारत के टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सक रहा था। दोस्तों इस टेंडर में अगर देखा जाए तो टोटल जो 6 कंपनियों ने भागीदारी निभाया था उनमें जर्मनी का टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम, स्वीडन का साफ ग्रुप, फ्रांस का नेवल ग्रुप, रशिया के रोसवरन एक्सपोर्ट और स्पेन के नेवेंशिया ऑलरेडी प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर किया है। जबकि फिलहाल एकमात्र कंटेंडर जो इस प्रोजेक्ट में अभी भी टिका हुआ है वो है साउथ कोरिया के डियावो शिपयार्ड। रिपोर्ट के मुताबिक जर्मनी के टसन ग्रुप मरीन सिस्टम और स्वीडन के साफ ग्रुप इस प्रोजेक्ट से अपने आप को इसीलिए बाहर किया है क्योंकि दोनों कंपनियों को ही प्रोजेक्ट के अंतर्गत ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेके कुछ अड़चने था। जबकि फ्रांस के नेवल ग्रुप, रशिया के रोसवरन एक्सपोर्ट और स्पेन के नेवेंशिया जैसे कंपनी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को इसीलिए बाहर किया था क्योंकि उनके पास प्रोजेक्ट को संपूर्ण करने की आवश्यक टेक्नोलॉजी नहीं है। बेसिकली इस प्रोजेक्ट में जब भारत के द्वारा एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टमों को जोड़ा गया तभी इन कंपनियों के तरफ से अपने आप को विड्रॉल कर लिया गया। इसका साफ मतलब यह है कि फिलहाल इन कंपनियों के पास भारत के एआईपी सिस्टमों के आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता नहीं है। दूसरी तरफ एकमात्र टिका हुआ कंपनी डियाबो शिप बिल्डिंग एंड मरीन इंजीनियरिंग इन सभी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए तैयार है। इवन अब तक यह कंपनी इसमें टिका हुआ है। इसका मतलब यह है कि फिलहाल कंपनी हर तरीके के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन में इशू किया गया टर्म्स एंड कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए भी तैयार होगा। पर वहीं पे कुछ रिपोर्टों में यह भी दावा किया जा रहा है कि शायद डियावो शिपयार्ड के सामने भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को लेकर कुछ अड़चने आए। साउथ कोरिया के कंपनी डियावो शिपयार्ड की तरफ से इंडियन नेवी को प्रोजेक्ट 75I के अंतर्गत जिस सबमरीन का ऑफर किया गया वो असल में रिपब्लिक ऑफ कोरियन नेवी के लिए बनाया गया KSS-3 के ही डिजाइन है। इस डिजाइन के बेस पे साउथ कोरिया की तरफ से भारत को फ्यूल सेल बेस्ड एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम और लिथियम आयन बेस्ड टेक्नोलॉजी के साथ सबमरीनों को ऑफर किया जा रहा है। पर दोस्तों टेंडर में अगर एकमात्र डियावो शिपयार्ड ही बचा रहता है तो शायद गवर्नमेंट को टेंडर को रद्द करना पड़े और एक बार फिर से टेंडर को जारी करने का आवश्यकता हो सकता है, क्योंकि डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर के मुताबिक टेंडर में कभी भी एक कंपनी अलाउ नहीं हो सकता। मतलब इस बार के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के तहत अगर टेंडर को बरकरार रखना है तो इंडियन नेवी को कम से कम इस टेंडर में और एक भागीदार को निमंत्रण देना पड़ेगा। दोस्तों फिलहाल अगर टेक्नोलॉजिकल इनकॉम्पिटेंस को अगर देखा जाए तो रशिया, फ्रांस और स्पेन तो टेंडर में वापस आ सकेगा ऐसा कोई संभावनाएं नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर डियावो शिपयार्ड के सामने किसी और एक कंपनी टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा करते हुए आगे आ सकता है तो वो है जर्मनी के TKMS मतलब टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम और जापान। बेसिकली जर्मनी के टुसन ग्रुप मरीन सिस्टम के तरफ से जिन सबमरीनों का ऑफर पहले भारत को किया गया था उनमें हर तरीके के टेक्नोलॉजिकल आवश्यकताओं को पूरा करने का क्षमता था। जबकि दूसरी तरफ जापान के द्वारा पहली बार की तरह भारत को सोरियो क्लास के सबमरीनों का ऑफर किया गया था, लेकिन बाद में जापान भी इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया। इवन इन 6 कंपनियों के अंदर जापान को नहीं गिना जाता है। जापान ने जिस सोरियो क्लास के सबमरीन को भारत को ऑफर किया था वो असल में लिथियम आयन बेस्ड बैटरी के साथ भी लैस है और साथ ही साथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम से भी लैस है। दुनिया में जापान पहला ऐसा देश है जो लिथियम बेस्ड बैटरी को अपने सबमरीनों में इस्तेमाल किया था और जापान ऐसा अपने दूसरे सबमरीनों में भी कर रहा है। दोस्तों ऐसे कंडीशन में अगर डियावो शिपयार्ड के साथ कोई और एक कंपनी आगे नहीं आता है तो माना जा रहा है कि नेवी इस टेंडर को वापस ले सकता है। इससे प्रोजेक्ट 75I को आगे बढ़ाने में और अड़चने आएगा और अगर प्रोजेक्ट 75I भी बरकरार रहता है तो ये और डिले का शिकार होगा। पर माना जा रहा है कि ऐसे कंडीशन में नेवी एडिशनल कल्वरी क्लास के सबमरीनों के तरफ आगे बढ़ सकता है जो ऑलरेडी मजेगांव शिपयार्ड में निर्माण हो रहा है। इवन फ्रांस की तरफ से भी एडिशनल कल्वरी क्लास के सबमरीन भारत को ऑफर किया जा चुका है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।